हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीटी लेक्चर्स। तो गाइस कैसे हैं आप सभी, और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस एक लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ, सभी के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। तो इससे पहले गाइस हमने न्यूमेरिकल को देखा है जो कि इसी चैप्टर के हैं। तो आज हम देखेंगे कुछ टॉपिक जो कि इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं। तो आज हम इन टॉपिकों को जो है कवर करेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। और देखिए गाइस, मैं आपको बता देती हूँ, ग्रामर में हमने 10th कंप्लीट कर लिए हैं, क्लास 12th की केमिस्ट्री में हम चल ही रहे हैं, क्लास जो हमने न्यूमेरिकल हम देख ही रहे हैं। और इस वीडियो में हमने जो है 3 चैप्टर कंप्लीट करके हम लोग जो है 4था चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि अभी हमारा 2-3 दिन में ये भी जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस, अगर आपको क्लास 12th की केमिस्ट्री से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं। तो गाइस, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करना, जिससे कि आपको डेली नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए और अब आप अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, अब हमारा टॉपिक क्या है, घर्षण कोण। ठीक है, तो घर्षण कोण क्या होता है? सीमांत घर्षण की अवस्था में सीमांत घर्षण का Fs तथा अभिलंब प्रतिक्रिया R का परिणाम P, अभिलंब प्रतिक्रिया R के साथ जो कोण बनता है उसे घर्षण कोण कहते हैं, जिसे सामान्यतः लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ये जो गाइस आपको साइन दिख रहा है, ये किसका है? लैम्डा का। ठीक है, तो मैं आपको समझाती हूँ कि ये चीज़ है क्या। देखिए, सबसे पहले क्या बोला है? सीमांत घर्षण की अवस्था में सीमांत घर्षण Fs का। ठीक है, सीमांत घर्षण, देखिए सबसे पहले हमने लिया एक वस्तु जो है उस वो आगे की तरफ क्या करती है? घर्षण करती है, Fs, तथा अभिलंब प्रतिक्रिया R। आपको दिख रहा होगा प्रतिक्रिया कहाँ कर रही है? सीधी डायरेक्शन में। ठीक है, P अभिलंब प्रतिक्रिया R के साथ जो कोण बनता है, देखिए Fs। सबसे पहले क्या बात आई? सबसे पहले बात आई हमारे पास घर्षण बल Fs तथा अभिलंब प्रतिक्रिया R का परिणामी P, अभिलंब प्रतिक्रिया R के साथ जो P है ना, P देखिए सबसे पहले कैसे बनता है ये? जब आपके पास कोई बॉक्स है वो सीधे डायरेक्शन में प्रतिक्रिया कर रही है, ठीक है, Fs बल किधर को लग रहा है? जिस डायरेक्शन में बल लग रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा? R और P हो जाएगा। जब आपने माना कि सीधी डायरेक्शन में जा रही है तो R वहाँ पर से हमारे पास क्या आ जाएगा? अभिलंब प्रतिक्रिया। ठीक है, अभिलंब लंब बोला है तो अभिलंब 90 अंश का कोण बनाते हुए, और बल उसका किस डायरेक्शन में काम कर रहा है? लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो जहाँ पर वो रुका तो वहाँ पर से क्या है? मान लेते हैं वो पॉइंट हमारे पास P है, तो हमने O को P से मिला दिया। तो इसके साथ यानी जो हमारे पास वस्तु है R के साथ जो कोण बनता है, ठीक है, P का जो R के साथ कोण बनता है वही क्या कहलाता है? उसे ही हम घर्षण कोण कहते हैं, जिसे सामान्यतः लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या हो जाता है? tan थीटा इज इक्वल टू 10 बराबर आपने पढ़ा होगा लंब बटे कर्ण हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर से देखिए आपको लंब क्या दिखाई दे रहा होगा? जब आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो आपको लंब दिखेगा Fs। देखिए, हम त्रिभुज ले रहे हैं POR में। ठीक है, तो किस में ले रहे हैं? POR में। POR में जब हम ले रहे हैं तो हमारे पास देखिए जो कोण होता है, यानी जहाँ पर थीटा बनता है उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाती है? लंब। तो हमारे पास लंब कितना हो जाएगा? तो गाइस आप देखिए ORP में, और कर्ण कितना हो जाएगा? OP। ठीक है, तो कर्ण कितना हो जाएगा? जब आप इस डायरेक्शन देखिए, सबसे पहले तो गाइस आपने डायरेक्शन देखनी है RPO, यानी R से P लंब, O से P आधार, और R से O कर्ण। ठीक है, तो देखिए tan थीटा इज इक्वल टू लंब क्या हो जाएगा? PR। तो इसकी वैल्यू कितनी दी है? Fs। ठीक है, तो यहाँ पर से OR, ठीक है, जो यहाँ पर से OR है तो R हमारे पास क्या हो जाएगी? यहाँ पर से कर्ण, R इसका क्या हो जाएगा? कर्ण। तो यहाँ पर से कर्ण कितना हो जाएगा? R। ठीक हो गया। तो जब हम Fs इज इक्वल टू USR, हमने अभी फॉर्मूला कुछ टाइम पहले पढ़ा है गाइस पिछले वीडियो में कि Fs इज इक्वल टू कितना होता है? US अपॉन US इंटू R। ये साइड में मैंने लिखा हुआ है, तो Fs अपॉन R यहाँ पर था, तो Fs की वैल्यू कितनी लिख देंगे हम? US इंटू R। तो R से R कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? US। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? tan को इधर साइड ले आते हैं तो ये इन्वर्स में चेंज हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स US, या हम क्या लिख सकते हैं इसको? लैम्डा। ठीक है, कोण कहते हैं चीज सामान्यतः जो कोण है ना, घर्षण कोण, उसे हम लैम्डा से भी दिखा सकते हैं, तो थीटा की जगह हम लैम्डा भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर से हमने लैम्डा रख के वैल्यू देखी, तो लैम्डा इज इक्वल टू tan इनवर्स US। तो ये हो जाएगा आपका क्या? घर्षण कोण। अगला टॉपिक है आपका लोटनी घर्षण। तो लोटनी घर्षण आपके पास क्या होता है? देखिए,
यदि एक पिंड दूसरे पिंड के तल पर लुढ़कता है तो दोनों पिंडों के संपर्क तलों के बीच जो घर्षण बल, ठीक है, कार्य करता है उसे लोटनी घर्षण कहते हैं। लोटनी घर्षण बल Fs अभिलंब प्रतिक्रिया R के समानुपाती होता है। देखिए क्या कहा है, देखिए यदि एक पिंड दूसरे पिंड के क्या कहते हैं तल पर, ठीक है, एक पिंड है और दूसरा पिंड है, दोनों के तल जो है आपस में लुढ़क रहे हैं, ठीक है, दोनों के जो तल है स्पर्श कर रहे हैं, इस पर तलों के बीच जो कोण बनेगा गाइस वही क्या कहलाता है हमारे पास, लोटनी घर्षण कहते हैं। लोटनी घर्षण बल Fs अभिलंब प्रतिक्रिया R के समानुपाती होता है। तो R के समानुपाती होता है तो उसका साइन आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा Fr, घर्षण बल Fr, ठीक है। लोटनी घर्षण बल को हम किससे दिखा देते हैं, Fr से, ठीक है। और पिछले में हमने पढ़ा है कि घर्षण बल को हम किससे दिखा देते हैं, Fs से, ठीक है। तो Fsr जो हमारे पास है इस प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास R, ठीक है। तो Fr इज इक्वल टू यू आर इंटू स्मॉल r इंटू कैपिटल R, ठीक है। तो यू आर यहाँ पर से क्या है, नियतांक है, जिसे लोटनी घर्षण गुणांक या फिर लोटनी घर्षण नियतांक कहते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन हो गई, लोटनी घर्षण की। उसके बाद आपका अगला टॉपिक है सर्पी घर्षण। सर्पी घर्षण क्या होता है, एक दूसरे की सतह पर, ठीक है, एक दूसरे की सतह पर जो जिस वेग से फिसलने वाली वस्तुओं के संपर्क सतह पर गति की विपरीत दिशा में जो घर्षण बल उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, सर्पी घर्षण। मैं समझाऊंगी गाइस, टेंशन मत लीजिए। देखिए सर्पी घर्षण क्या होता है, एक दूसरे की सतह पर जिस वेग से, देखिए एक दूसरे की सतह, दो वस्तुएं हैं, सतह यानी जिस पे वो वेग से जो फिसलती हैं, फिसलने वाली वस्तुओं में संपर्क सतह पर गति पर की संपर्क यानी जहाँ पर देखिए वो क्या हो रहे हैं, जिस वेग से वो फिसल रही है ना वस्तु, आप बस इतना ध्यान रखिए, जिस वेग से जो वस्तुएं फिसल रही हैं उसकी जो संपर्क सतह पर गति की विपरीत दिशा, जिस पे वह संपर्क कर रहे हैं उसकी गति, संपर्क की जो जिस संपर्क पे वह गति कर रहे हैं यानी जहाँ पर वो फिसल रहे हैं और उनका संपर्क हो रहा है और उनकी जो गति है, तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। देखिए जिस वेग से फिसल रहे हैं, उनकी संपर्क सतह और उनकी जो गति है उसके विपरीत दिशा में जो घर्षण बल उत्पन्न होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, सर्पी घर्षण। दोबारा से देखिए, दो वस्तुएं जो हैं एक सतह पर जिस वेग से फिसलती हैं और जिस सतह पर वो क्या करती हैं, स्पर्श करती हैं, और उनकी जो गति होती है, जिस वेग से फिसलने पर वह उनकी जो स्पर्श करने पर जो गति होगी वो उसकी विपरीत दिशा में जो घर्षण बल उत्पन्न होगा वही हमारे पास क्या कहलाता है, सर्पी घर्षण कहलाता है। तो ये आपकी हो गई सर्पी घर्षण की डेफिनेशन। ये गाइस आपका आधा या फिर एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगला देखिए क्या है, घर्षण के लाभ। घर्षण के क्या लाभ है, घर्षण के कारण ही वाहनों के ब्रेक कार्य करते हैं और वाहन रुक जाता है। देखिए अगर आपका घर्षण नहीं होता, घर्षण क्या होता है गाइस, देखिए आप साइकिल चला रहे हैं या फिर आप बाइक चला रहे हैं तो देखिए एक बल आप उस लगा रहे हैं और नीचे से घर्षण बल कार्य करता है, ठीक है, यानी आप रुक जाते हैं। घर्षण बल अगर नहीं होता तो आप सीधे चलते जाते, आप रुक भी नहीं पाते, ना आपकी साइकिल रुकती ना फिर आप रुकते, ठीक है। तो यानी आप जहाँ पे आपकी मर्जी होती है तो वहाँ पर आप जो है रुक सकते हैं। तो घर्षण बल, जमीन आप घर्षण लगाती है तो आप क्या करते हैं, रुक जाते हैं, यानी आपका रुकाव वहाँ पे हो जाता है। तो वही है कि घर्षण बल के कारण वाहनों में ब्रेक लगाने पर हम जो है रुक जाते हैं। घर्षण के कारण ही मशीनों में धीरनी और पट्टे की सहायता से एक स्थान पर लगाया गया बल दूसरे स्थान पर रूपांतरित किया जा सकता है। घर्षण के कारण मशीनों में धीरनी और पट्टे की सहायता से, ठीक है, एक सतह पर जो हम बल लगाते हैं वो दूसरी सतह पर हम रूपांतरित कर सकते हैं। किसके कारण, घर्षण के कारण, ठीक है। ये गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका आता है कि घर्षण किसे कहते हैं और घर्षण के क्या लाभ हैं। ये आपका 3 नंबर में पूछा जाएगा क्वेश्चन कि घर्षण के क्या लाभ हैं और घर्षण किसे कहते हैं। ये आप इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए, ये पेपरों में आता ही आता है, ठीक है। तो देखिए क्या दिया हुआ है टॉपिक आपको, घर्षण के लाभ में हम पढ़ रहे थे। सेकंड पॉइंट देखिए, घर्षण के कारण ही मशीनें जो है धीरनी में पट्टे की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम किसको, बल को जो है रूपांतरित कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है, घर्षण के कारण ही गति जो होता है हमारे पास, माचिस की तिल्ली से आग जला सकते हैं। घर्षण नहीं होता तो माचिस की तिल्ली से भी आग नहीं जल सकती, ठीक है। तो ये तो गाइज आपके याद करने वाले टॉपिक है, तो या तो आपने याद ही करने पड़ेंगे, ये कोई न्यूमेरिकल नहीं है कि इसको आपको समझाया जा सके कि किस तरीके से आया है, ठीक है। इसके लिए आपको प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आपको ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज चाहिए तो आप गूगल क्रोम में इसमें सर्च कर सकते हैं कि जो है गतिज ऊर्जा की तिल्ली
जब घर्षण होता है तो माचिस की तिल्ली में आग क्यों जलती है। ठीक है, इतना टॉपिक जो है आपको इतना ध्यान में नहीं रखना है, ये थ्योरी बेस्ड टॉपिक होते हैं, तो सिर्फ इनको आपने अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, तो अगला देखिए, अगला पॉइंट क्या है, घर्षण के कारण ही वाहन तेज गति से सड़कों पर दौड़ते हैं। ठीक है, घर्षण के कारण ब्रेक लगता है, वाहन दौड़ते हैं, मशीनों में बल को एक से दूसरे में रूपांतरित कर सकते हैं, माचिस में आग लगती है। कितने इजी टॉपिक हैं, देख सक रहे हैं गाइस आप। देखिए ये हमारे पास हो जाएगा घर्षण के लाभ। अब देखिए घर्षण से हानि क्या होती है। घर्षण से आपकी हानि है, मशीनों के जो भाग घूमते हैं उनको घिसना एवं टूट फूट घर्षण के कारण ही होती है। मशीनों के जो भाग आपको टूटते हुए दिखाई देते हैं ना, घूमते हैं फिर या वो टूट जाते हैं घिसने पर। ठीक है, तो वह किसके कारण होता है, घर्षण के कारण। ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए अगर आपका ये क्वेश्चन 3 नंबर में आता है तो क्या आएगा, या तो आएगा घर्षण किसे कहते हैं, घर्षण से हानि बताइए, या आपका क्वेश्चन आएगा घर्षण किसे कहते हैं, घर्षण के लाभ बताइए। या अगर आपका क्वेश्चन 6 नंबर में आता है तो क्वेश्चन क्या आता है, घर्षण किसे कहते हैं, घर्षण से क्या हानियां हैं तथा घर्षण के लाभ को समझाइए। ठीक है, तो ये देखिए आपको दिया हुआ है स्क्रीन पर, मशीन के जो भाग टूटते हैं तथा उनका जो होता है खिसकना एवं टूट फूट घर्षण के कारण ही होती है। ठीक है, मशीनों के घूमने वाले भाग घर्षण के कारण बहुत गर्म हो जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जब आप कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ को जब यूज़ में लाते हैं तो गाइस आप जब उसको देर तक यूज़ कर लेते हैं तो वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। जैसे आप अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, अगर आप फ़ोन देर तक यूज़ करेंगे, आपने नेट ऑन कर रखा है और आप इसको काफ़ी इसमें अच्छे अच्छे ऐप चला रहे हैं, काफ़ी बड़े बड़े ऐप चला रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, तो उसमें आपका क्या हो जाता है, फ़ोन जो है अचानक से हैंग करने लगता है और गर्म हो जाता है। तो वो किसके कारण होता है, घर्षण के कारण होता है। ठीक है, फिर देखिए अगला पॉइंट है, घर्षण के कारण मशीनों को दी गई ऊर्जा का एक बहुत बड़ा भाग घर्षण के समाप्त करने के साथ जो होता है नष्ट हो जाता है, जिससे किसी भी प्रकार से उपयोगी कार्यों में नहीं बदला जा सकता। क्या दिया हुआ है, घर्षण के कारण मशीनों को दी गई जो ऊर्जा होती है ना, एक बहुत बड़ा जो उसका भाग होता है घर्षण को समाप्त करने के लिए नष्ट हो जाता है। जो है मशीनों को हम ऊर्जा देते हैं ना, तो वो घर्षण का जो बड़ा भाग होता है उसको समाप्त करने में ही जो होता है नष्ट हो जाता है। घर्षण में जो मशीनों में ऊर्जा, समझ रहे हैं बात को, बात क्या है, घर्षण के कारण मशीनों में जो हम ऊर्जा देते हैं ना, वो घर्षण को समाप्त करने में ही नष्ट हो जाती है वो ऊर्जा। ठीक है, जिसे किसी भी प्रकार से उपयोगी कार्य में नहीं बदला जा सकता। जो आपके घर्षण होती है ना, घर्षण बल, ठीक है, घर्षण के कारण मशीनों को जो ऊर्जा देते हैं हम, वह घर्षण समाप्त करने में ही हो जाती है नष्ट, तो हम और चीज़ों में उसको उपयोगी नहीं ला सकते। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है, अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल क्या होता है, देखिए जब कोई कण एक समान चाल v से r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उस पर एक अभिकेंद्र बल कार्य करता है जो सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होता है। देखिए क्या बोला है, सबसे पहले हम समझेंगे गाइस, सबसे पहले आपने डेफिनेशन एक बार पढ़ लेनी है फिर आपको समझ में आएगा। देखिए जब कोई कण एक समान चाल v से चल रहा है, देखिए मान लेते हैं हम यहाँ पर से हमने कण ले रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर से मान लीजिए जो पॉइंट के राइट साइड में हमने ले रखा है तो हम इसको मान लेते हैं v। ये हमारे पास चल रहा है राउंड शेप में, यानी गोलाकार शेप में जो है पथ पर गति करता है, तो उस पर अभिकेंद्र बल कार्य करता है। ठीक है, जो उसके कहाँ वृत्त के केंद्र की ओर होता है, यानी वृत्त के केंद्र की ओर उसको क्या कहता है, खींचता है। अभिकेंद्र बल यानी केंद्र पर जो बल होता है। ठीक है, तो वो वस्तु उससे जुड़ी होती है और वो उसी के केंद्र के चारों ओर घूमती है। देखिए आपने कभी भी देखा होगा जो आप एक गेंद होती है उसमें भी एक अभिकेंद्र बिंदु होता है, यानी एक बिंदु होता है गोलाकार जिससे r त्रिज्या का गोला लेते हुए आपकी गेंद जो है बनी गई होगी। ठीक है, अगर आप उसका मेन पॉइंट देखेंगे, यानी जो उसका मेन पॉइंट होता है वहाँ से आप देखेंगे तो समान पार्ट में जो है दोनों भाग डिवाइड होंगे जिससे कि आपका बॉल का निर्माण हुआ होगा। ठीक है, आप इस पर बहुत सारे जो होते हैं गोलाकार वृत्ताकार टॉपिक होते हैं, या आप क्रोम गूगल में जाके सर्च कीजिए, आपको अच्छे से जो है इसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल वगैरह वहाँ पे को मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आपसे क्या बोला गया है कि अभिकेंद्र बल जो होता है उसके मध्य में कार्य करता है और जो उसका गति होती है, नहीं जिस समान से वो कण चलता है तो उसी केंद्र के चारों ओर गति करता है। ठीक है क्या, फिर क्या है, माना r त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर m द्रव्यमान का कोई पिंड एक समान चाल v से गति कर रहा है। हमने क्या बताया, जो पिंड है उसको हम ए से दिखा देते हैं और ये v वेग से जो है f अभिकेंद्र बल के चारों ओर जो है गति कर रहा है। तो कण का अभिकेंद्र बल का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान इंटू
द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक है। तो F इज इक्वल टू बल इज इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू ma। आपने पढ़ा होगा, अगर आपको इतना क्वेश्चन याद नहीं भी हो रहा है कि अभिकेंद्र बल इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण, तो आपने क्या याद रखना है, F इज इक्वल टू ma, ठीक है। F कोई भी बल होगा तो F आएगा, F वहाँ पर से बल हो जाएगा, कोई भी बल होगा, द्रव्यमान m ही रहता है, त्वरण a रहता है, ठीक है। तो m और a यहाँ पर से क्या हो जाता है, v स्क्वायर अपॉन a। v यहाँ पर से क्या है, वेग, r क्या है यहाँ पर से, त्रिज्या, ठीक है। तो v का स्क्वायर नहीं, वेग का स्क्वायर अपॉन त्रिज्या। तो F इज इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर आर अपॉन आर, क्योंकि a की वैल्यू कितनी हो जाती है, वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक हो गया, इतना समझ में आ गया होगा आई होप। फिर क्या दिया हुआ है, F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। हम जो ब्रैकेट पे हमने एम के बगल में हमने लिखा था वी स्क्वायर अपॉन आर, तो हम उसको ब्रैकेट से बाहर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, न्यूटन में आंसर आ जाएगा, ठीक है। न्यूटन हमने लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको कैपिटल N से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में आपका क्या संबंध होता है, आपने या मेरा चैप्टर जो हमने पढ़ा था कणों के निकाय तथा घूर्णी गति, अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, वहाँ से आप जो है गाइस पहले देख के आएगी कि कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में हमारे पास संबंध क्या होता है, यानी अंतर भी देखे हैं हमने। और कोणीय वेग रेखीय वेग किसे कहते हैं हमने ये भी देखा है। हमने जो है सारे टॉपिक कणों के निकाय वाले कंप्लीट कर लिए। हमारे 3 चैप्टर अभी तक गाइस कंप्लीट हो गए हैं 1.5 महीने के अंदर। देखिए कितनी अच्छी बात है कि हमने इतनी जल्दी अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। हम लोग अपना सारा कोर्स जो है अगस्त सितंबर तक जो है कंप्लीट कर लेंगे। बस अब आप मेरे चैनल के साथ स्टडी कंटिन्यू करते रहिए। तो और मैं एक बार आपको बता दूं कि ये जो हमारी क्लास है वो कौन से मीडियम के स्टूडेंट के लिए है, हिंदी मीडियम के लिए है, यूके बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार, राजस्थान और जितने भी हिंदी मीडियम के बोर्ड हैं, सारे स्टूडेंट जो है इस टॉपिक से अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिन देरी के हुए देख लेते हैं आगे का टॉपिक क्या था। कोणीय वेग एक ही वेग में हमारे पास संबंध हो जाता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ओमेगा को थोड़ा जो w होता है उससे थोड़ा सा घुमा देते हैं तो वो ओमेगा बन जाता है, ठीक है। तो v इक्वल टू आर ओमेगा था, तो हमारे पास v की वैल्यू v स्क्वायर, देखिए ऊपर हमने क्या लिखा था, F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ पर से गाइस थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा आपने, देखिए तो v यहाँ पर से आपको दिया हुआ है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। हमारे पास v की वैल्यू आर ओमेगा है, तो ऊपर जो हमारे पास न्यूटन जहाँ पे लिखा है वो वाली इक्वेशन को आप अगर इससे मैच करवाते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू एम और v की वैल्यू v स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या निकाली, v की वैल्यू आर ओमेगा, तो आर ओमेगा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, v का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में आर। फिर क्या हो जाएगा, अलग अलग लिख लीजिए इनको कि हमने किस तरीके से इसमें आर ओमेगा की वैल्यू लिखी है, और इसको अलग अलग जो है पार्ट में इसका स्क्वायर कर लीजिए। जैसे कि F इज इक्वल टू एम इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो F इज इक्वल टू एम, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर जो था एक ऊपर आर इंटू आर, आर का स्क्वायर है यानी आर इंटू आर हो जाएगा, और अपॉन में आर है तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या मिला, F इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपका क्या निकल गया, हमारे पास क्या निकला, अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला निकल गया, ठीक है। अभिकेंद्र बल की विमा क्या हो जाएगी, देखिए द्रव्यमान को हम m से दिखा दें तो विमा क्या हो गई, m। आर क्या है यहाँ पर से, त्रिज्या तो हम इसको दिखाते हैं एल से। त्रिज्या कोई भी दूरी होगी, विस्थापन, चाल वगैरह सबको हम किससे दिखाएंगे, आर से। आर होती है हमारे पास मात्रक में, हम या फिर हमें जो डिनोट करना होता है तो आर दिखा देते हैं। मात्रक हो जाएगा इसका, आर का मीटर हो जाता है, और यहाँ पर से क्या हो जाता है, जो हमारे पास आर है उसको हम एल से दिखा देते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, विमा में त्रिज्या को या फिर दूरी को हम किससे दिखाते हैं, एल से। और ओमेगा क्या है यहाँ पर से, वेग है, ठीक है। वेग हो जाएगा तो तो वेग हो जाएगा t-2, ठीक है। ओमेगा यहाँ पर से टाइम हो जाएगा वेग, तो t-2, तो यहाँ पर से आ गया अभिकेंद्र बल की विमा, ठीक।